मैं 69 साल का हूँ तो क्या सपने देखना बंद कर दूं? 69 साल का हूँ तो सुबह अखबार पढूं, सिर्फ वॉक पर जाऊं, सिर्फ दवाइयाँ खाकर सो जाऊं और एक दिन मर जाऊं। फिल्म के ये डायलॉग हमें बुजुर्गों की जिंदगी की उस पूर्व संध्या के बारे में सोचने पर मजबूर कर देते हैं, जहाँ रिटायरमेंट के बाद उनकी जिंदगी का पूर्ण विराम मान लिया जाता है। अनुपम खेर ने 28 साल की उम्र में फिल्म सारांश में एक बुजुर्ग का किरदार निभाया था और वो स्टार बन गए थे। अब 69 साल की उम्र में उन्होंने 69 साल के ही शख्स विजय मैथ्यू का किरदार निभाया है। ये एक्टर ना ऑन स्क्रीन बूढ़ा हो रहा है और ना असल जिंदगी में बूढ़ा होने को तैयार है। और खबरदार, अगर किसी ने उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देने की जरूरत की तो अभी तो उनके अंदर इतना सिनेमा बाकी है कि ये अगले कई साल तक हमें कमाल की फिल्में दे सकते हैं। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए विजय 69 मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो फिल्म की कहानी बहुत ही दिलचस्प नोट से शुरू होती है। 69 साल पार कर चुके विजय मैथ्यू एक दिन घर वालों को बिना बताए ही घर से निकल जाते हैं। तो रात को ही विजय की फैमिली वाले, बेटी, दामाद, पड़ोसी और उसके दोस्त रात भर उसे ढूंढते हैं। और जब विजय रात भर वापस नहीं आता है तो उनका परिवार, पड़ोसी और यार दोस्त मान लेते हैं कि वो दुनिया से विदा ले चुके हैं। उनके लिए कॉफिन मंगवाया जाता है। उसके दोस्त उसके लिए अलविदा स्पीच तैयार कर रहे थे, जिनमें विजय का बेस्ट फ्रेंड फली जो है वो सभी के सामने एक स्पीच देता है, जिसमें विजय की अचीवमेंट कम थी और नाकामियां ज्यादा थी। जैसे कि वो दोनों रमी खेला करते थे और 10th क्लास की उम्र में उसने गरबा भी किया था। ये सारी जब बातें वो बता ही रहा होता है और बेटी और दामाद, पड़ोसी दुख के सागर में जब डूब चुके थे कि तभी अचानक से विजय प्रकट हो जाता है। जैसे ही विजय चर्च में आता है तो सभी लोग हैरान रह चुके थे। कई लोग तो ये भी मान रहे थे कि विजय का भूत वापस आ गया है। तो विजय की मौत तो नहीं हुई थी, मगर उसी पल उसे एहसास हो गया था कि अगर वह मर गया तो उसे किस तरह से ये लोग याद करेंगे। तो फली ने विजय की जो स्पीच लिखी थी, उस स्पीच को विजय देखता है और उसे मालूम चलता है कि इसमें तो सारे नेगेटिव चीजें ही लिखी हुई है, अचीवमेंट के बारे में तो कुछ लिखा ही नहीं है। जबकि विजय यहाँ पर उसे बताता है कि 1976 में नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप में उसे ब्रॉन्ज मेडल मिला था। तो विजय को फली की स्पीच देखने के बाद उसे बहुत बुरा लगा था, क्योंकि अगर वो मर गया तो सच में क्या उसे दुनिया इसी तरह से याद करेगी। अब मालूम चलता है कि विजय जो है वो अकेला रहता है। उसकी वाइफ की कई सालों पहले डेथ हो चुकी है कैंसर की वजह से। उसकी बेटी भी है और उसका एक पोता भी है, लेकिन वो लोग उससे कुछ दूरी पर रहते हैं। मतलब कि विजय तो अकेला ही रहता है, लेकिन उसके बहुत सारे दोस्त हैं और वो सभी लोग विजय को सपोर्ट भी करते हैं। अब विजय की बेटी दीक्षा जो है वो उसे अपने दोस्तों से मिलाती है और वो उससे पूछते हैं कि आखिर वो क्या करते हैं। तो यहाँ पर विजय बताता है कि वो अपने पोते को स्विमिंग सिखाता है। ये सब तो ठीक है, लेकिन जब वो लोग विजय से पास्ट के बारे में पूछते हैं कि आखिर वो पहले क्या किया करता था, तो विजय यहाँ पर कुछ भी नहीं बता पाता है, क्योंकि विजय ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है कि वो उन्हें बता सके। घर पहुंचने के बाद वो फिर से फली की स्पीच को देखता है और उसे मालूम चलता है कि उसने सचमुच ही लाइफ में ऐसा कुछ नहीं किया है कि वो लोगों को बता सके और लोग उसे याद रख सके। तब विजय फिर से एक कोरे कागज पर अपने अचीवमेंट की लिस्ट बनाता है, लेकिन उस लिस्ट में स्विमिंग के नेशनल चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल के अचीवमेंट के अलावा कुछ भी नहीं लिख पाता है। ये देखने के बाद तो विजय को बहुत बुरा लगता है। तब यहाँ पर विजय डिसाइड करता है कि उसे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ताकि लोग उसे अच्छे से याद रखें। वो तुरंत ही इंटरनेट पर सर्च करता है और पता लगाता है कि आखिर बूढ़े लोगों ने क्या क्या अचीवमेंट प्राप्त किए हैं। और वो अपने दोस्तों को बताता है कि आज तक हमने कुछ भी बड़ा नहीं किया है, लेकिन 70-80 साल की उम्र में भी देश और विदेश में बहुत सारे बूढ़े कमाल कर रहे हैं और बड़े बड़े रिकॉर्ड बना रहे हैं। जैसे कि कोई 70 साल में पायलट बन गया हो, कोई तो 80 साल की उम्र में मैराथन दौड़ गया है। अब आगे में ट्रायथलॉन के बारे में बताया जाता है, जिसमें 1.5 किलोमीटर की स्विमिंग, 40 किलोमीटर की साइकिलिंग और 10 किलोमीटर की रनिंग होती है। और ट्रायथलॉन को कंप्लीट करने वाला सबसे यंगेस्ट लड़का 20 साल का है। लेकिन अब उन्हीं की बिल्डिंग का एक लड़का जो कि 18 साल का है, आदित्य, वो ट्रायथलॉन में हिस्सा ले रहा है। और अगर आदित्य ने ट्रायथलॉन को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया तो वो सबसे यंगेस्ट लड़का होगा जिसने कि ट्रायथलॉन को कंप्लीट कर लिया हो। जब ये सारी चीजें वो लोग बता रहे होते हैं तो विजय भी यहीं पर मौजूद था। वो घर पहुंचकर तुरंत ही इंटरनेट पर सर्च करता है कि ट्रायथलॉन को कंप्लीट करने वाला सबसे ओल्डेस्ट पर्सन कौन है। और यहाँ पर विजय को मालूम चलता है कि ट्रायथलॉन को कंप्लीट करने वाला ओल्डेस्ट पर्सन 67 साल का है, मतलब कि 67। तो अगर विजय इसे कंप्लीट करता है तो ये रिकॉर्ड उसके नाम हो जाएगा, क्योंकि विजय 69 का है। ये बात वो तुरंत ही अपने बेस्ट फ्रेंड फली को बताता है। फली जब ये बात सुनता है तो वो बहुत हंसता है
और जब विजय ये सारी बातें अपने दोस्तों को बताता है तो सारे दोस्त उसका मजाक बनाते हैं कि इस उम्र में वो ये सब करेगा। तो विजय ने तो मन बना लिया था कि वो ट्रायथलॉन में हिस्सा जरूर लेगा, इसलिए वो ट्रायथलॉन कमेटी पहुंचता है, जहां पर कि जब वो ये सारी बातें बताता है तो उन्होंने तो साफ इनकार कर दिया था कि हम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं ले सकते हैं, और विजय का फॉर्म रिजेक्ट कर दिया था। यहाँ पर विजय उनसे काफी देर तक बहस करता है, लेकिन वो लोग बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। तो यहाँ पर विजय को खाली हाथ ही अपने घर वापस आना पड़ता है। वो काफी उदास था और ऐसे सैड मोमेंट पर वो अपनी वाइफ को याद करता है। उसकी वाइफ हमेशा उसे सपोर्ट किया करती थी। और फिर कुछ ही दिनों के बाद विजय को बहुत पुराना दोस्त मिलता है। दरअसल में ये वही दोस्त है जिसने कि 1976 में नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप में गोल्ड लाया था, और अब ये ट्रायथलॉन कमेटी का चेयरमैन भी है। इसलिए वो तुरंत ही फिर से कमेटी पहुंचता है और फिर अपने दोस्त की सिफारिश से विजय को ट्रायथलॉन चैंपियनशिप में हिस्सा लेने का मौका मिल जाता है। लेकिन पहले उसे अपनी मेडिकल रिपोर्ट सबमिट करनी थी। इसके लिए विजय रेडी था। बाहर आने पर वो अपने दोस्त को थैंक यू कहता है, और उसका दोस्त विजय से कहता है कि हम हमेशा ओपोनेंट्स में थे, लेकिन अब हम एक ही टीम में हैं और तुम्हें ये करना ही पड़ेगा। ये सुनकर विजय को बहुत अच्छा लगता है। तो ट्रायथलॉन चैंपियनशिप के लिए विजय को पहले अपना मेडिकल सबमिट करना था। यहाँ पर उसका मेडिकल होता है और सारी चीजों में यहाँ पर विजय फिट एंड फाइन था, मतलब कि वो ट्रायथलॉन चैंपियनशिप में हिस्सा ले सकता है। इस चीज के लिए विजय की फैमिली वाले और उसके दोस्त सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि विजय फिट एंड फाइन था। वो अपनी फैमिली वाले और दोस्तों को बताता है कि वो इस तरह से नहीं मरना चाहता था, इसलिए वो कुछ बड़ा करना चाहता है ताकि आप लोग मुझे उस तरह से याद रखें। विजय सभी को ये भी बताता है कि उसकी वाइफ उसे बहुत सपोर्ट किया करती थी, और जब भी कुछ सैड मोमेंट्स आते थे तो वो ये सॉन्ग गाया करते थे कि आगे भी जाने ना तू, पीछे भी जाने ना तू, जो भी है बस यही पल है। विजय को ऐसा लगता है कि ये गाना सिर्फ वही सुनते थे, जबकि ये गाना सभी लोग सुनते हैं और सभी का फेवरेट है। और बहुत दिनों के बाद जब ये गाना सुना तो सभी को बहुत अच्छा लगता है। तो अगले दिन से विजय ट्रायथलॉन चैंपियनशिप के लिए अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है। शुरुआत में तो उसे बहुत प्रॉब्लम होती है, उसकी पल पल में सांस भरा रही थी और थोड़ी ही दूर भागने पर उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती जा रही थी। तभी उसकी मुलाकात रूही से होती है, जो कि एक इन्फ्लुएंसर है, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रूही के 3 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोवर्स हैं, इसलिए उसकी वीडियोस बहुत सारे लोग भी देखते हैं। वो कुछ वीडियोस विजय के भी अपलोड कर देती है, जिससे कि उसे बहुत सारे व्यूज मिल जाते हैं। अब अगले दिन फली विजय को एक कोच के पास ले जाता है। वो कोच दरअसल में विजय को ट्रायथलॉन चैंपियनशिप के लिए ट्रेनिंग देगा, पर कोच बताता है कि वो अनफिट है और उसे बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी। साथ ही वो अपनी फीस भी बता देता है। उसकी फीस 1.5 लाख रुपए है। कोच की ये फीस सुनने के बाद विजय पूरी तरह से हैरान था कि आखिर इतना पैसा वो कहां से लेकर आएगा। तभी उसे इन्फ्लुएंसर रूही के बारे में मालूम चलता है कि उसकी वीडियोस पर बहुत सारे व्यूज आते हैं और उसी की वजह से भी बहुत सारे व्यूज आए हैं। इसलिए वो स्पॉन्सरशिप के लिए एक बूट शॉप पर पहुंच जाते हैं। उनसे सारी बातें करने के बाद बूट शॉप का मालिक जो है वो स्पॉन्सरशिप के लिए मान जाता है, और अब यहाँ पर उसे बहुत सारा पैसा मिल जाता है, जिस वजह से अगले ही दिन से कोच उसे ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर देता है। लेकिन ये ट्रेनिंग इतनी इजी नहीं थी, ये ट्रेनिंग बहुत ही ज्यादा हार्ड थी। आदित्य भी ये सब कुछ देख रहा था और उसके पिता आदित्य को किसी भी तरह से ट्रायथलॉन में जिताना चाहते हैं। विजय बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा था और हर एक न्यूज चैनल पर सिर्फ और सिर्फ विजय की ही फुटेज दिखाई जा रही थी। लोगों को ऐसा लग रहा था कि विजय ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता है, क्योंकि कुछ ही देर की ट्रेनिंग के बाद उसके बहुत ही ज्यादा बुरी हालत थी। पर ट्रायथलॉन में स्विमिंग भी थी और विजय स्विमिंग बहुत ही अच्छे से करता है। यहाँ तक कि विजय आदित्य से भी अच्छी स्विमिंग कर रहा था। कुछ ही हफ्ते और कुछ ही महीने में विजय पूरी तरह से तैयार हो जाता है ट्रायथलॉन चैंपियनशिप के लिए। तो ट्रायथलॉन चैंपियनशिप से पहले एक मिनी ट्रायथलॉन होनी थी, उसमें भी विजय भाग लेता है, लेकिन साइकिलिंग में उसकी हालत पतली हो रही थी। जब एक खड़ी चढ़ाई वो साइकिलिंग से चढ़ाई करता है तो यहाँ पर वो पूरी तरह से नाकामयाब हो रहा था, और थोड़ी दूर आगे जाने के बाद वो साइकिल से गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। जब उसकी नींद खुली तो उसने अपने आप को हॉस्पिटल में पाया। डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसे कुछ भी नहीं हुआ था, बस वो बेहोश हुआ था, और वो उसे ये भी बताते हैं कि वो 2 हफ्ते में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जबकि परिवार वाले और दोस्त चाहते हैं कि अब विजय साइकिलिंग और ट्रायथलॉन बिल्कुल छोड़ दे, लेकिन कोच भी यहीं पर मौजूद था। तो यहाँ पर विजय उससे कहता है कि 2 हफ्ते के बाद वो अपनी ट्रेनिंग फिर से स्टार्ट करेगा। तो मिनी ट्रायथलॉन में आदित्य भी इंजर्ड हो गया था
और वो विजय के बाजू वाले ही बेड पर मौजूद था। विजय देखता है कि आदित्य के पिता जो है बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है और वो उसे छोटी छोटी बात पर चिल्लाते हैं। वो आदित्य को मीठा भी खाने नहीं देते हैं, यहाँ तक कि उसके पास मोबाइल भी नहीं है और वो किसी से बात भी नहीं कर सकता है। तो आदित्य के पिता के जाने के बाद विजय अपना मोबाइल आदित्य को देता है और आदित्य अपनी गर्लफ्रेंड मालती से बात करता है, जो कि एक बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर है। अगले दिन हॉस्पिटल में फिर से न्यूज रिपोर्टर आ जाते हैं और वो यहाँ पर विजय का इंटरव्यू लेना चाहते थे। वो जबरदस्ती उसका इंटरव्यू लेने लगते हैं, जो देखकर विजय को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए यहाँ पर विजय की उन रिपोर्टरों से झड़प हो जाती है। अब विजय जब अपने कमरे में पहुंचा तो उसने आदित्य को देखा कि वो रो रहा है, और वो भी सिर्फ इतनी सी बात पर कि उसके पिता ने उसे बुरी तरह से चिल्लाया है। वो इसलिए क्योंकि आदित्य ने मीठा खाने की कोशिश की है। ये सुनने के बाद विजय को बहुत बुरा लगा, और जब आदित्य के पिता यहाँ से जाते हैं तो विजय आदित्य के पास ढेर सारी चॉकलेट लेकर जाता है और उससे कहता है कि जिंदगी सिर्फ एक बार मिली है और इसे एक बार ही जीनी है, इसलिए हम वो सब कुछ खाएंगे जो हम खाना चाहते हैं। वो दोनों यहाँ पर चॉकलेट्स खाते हैं और खूब इंजॉय करते हैं। तो विजय के पास अभी भी साइकिलिंग की कमी थी, स्पॉन्सरशिप के कुछ पैसे थे, इसलिए फली के साथ मिलकर वो साइकिल लेने के लिए जाता है। लेकिन वहाँ उसके पास एक कॉल आता है और बताया जाता है कि उसकी स्पॉन्सरशिप को कैंसिल कर दिया गया है। वो इसलिए क्योंकि उसने रिपोर्टर के साथ झड़प की थी। वह रिपोर्टर भी बढ़ा चढ़ाकर बताता है कि उसने हमें मारने की कोशिश की है, जिस वजह से विजय को बहुत ज्यादा ट्रोल किया जा रहा था। कोच ने भी साफ मना कर दिया था कि अब वो उसे ट्रेंड नहीं कर सकता है, और ना ही विजय के पास अब पैसा बचा था। आखिर भला विजय पैसा कहाँ से लाता, इसलिए वो अपनी बेटी और दामाद के पास जाता है। जब वो उनसे पैसे मांगता है तो दामाद जी तो शुरुआत में बिल्कुल मान गए थे, लेकिन उनकी बेटी ने साफ इनकार कर दिया था कि 3 लाख रुपए वो ऐसे ही नहीं दे सकते हैं। ये देखने के बाद विजय को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। वो अपनी बीबी को याद करता है, जो कि उसे हमेशा सपोर्ट किया करती थी। तो विजय के पास साइकिल लेने के लिए पैसे भी नहीं थे, ना ही उसके पास कोच था, लेकिन फिर भी अगले दिन से वो ट्रेनिंग स्टार्ट करता है। अगले दिन उसे आदित्य मिलता है। वो उससे कहता है कि अब उसके पिता उसे कोचिंग नहीं देते हैं, वो अकेला ही करेगा। साथ ही आदित्य ने विजय के लिए नए जूते लेकर आया था, जो जूते उसके पिता के थे, और वो कहता है कि अब से मैं तुम्हें ट्रेन करूंगा। जिसके बाद आदित्य विजय को अपनी गर्लफ्रेंड मालती से मिलवाता है। मालती एक इन्फ्लुएंसर है और उसके पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया है। वो विजय से कहती है कि आप दोनों को सोसाइटी में झगड़ा करके रहना होगा। अगर तुम दोनों वर्सेस में हो जाओ तो बहुत सारे लाइमलाइट में आ सकते हो, और अगर लोगों ने तुम्हें इस तरह से देखना स्टार्ट कर दिया तो तुम ट्रेंड होने लगोगे और कहीं ना कहीं तुम्हें स्पॉन्सरशिप भी मिल जाएगी। ये सुनने के बाद विजय और आदित्य सोसाइटी के अंदर एक्टिंग करके झगड़ा करने लगते हैं, लेकिन बाहर आदित्य उन्हें बहुत ही अच्छे से ट्रेनिंग दे रहा था। तो वहीं रिपोर्टर वालों को ये न्यूज बहुत अच्छी लग रही थी कि दोनों वर्सेस में हैं और दोनों एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं। तो मालती ने जो प्लान बनाया था वो पूरी तरह से सक्सेसफुल रहता है और विजय को स्पॉन्सरशिप मिल जाती है, जिस वजह से उसे नई साइकिल मिल जाती है। अगले दिन विजय अपने एक दोस्त से मिलता है, जो कि एक डॉक्टर है, और ये डॉक्टर आदित्य के दादाजी भी हैं। जब इनसे विजय की मेडिकल रिपोर्ट के बारे में पूछा गया तो इसने उन्हें सब कुछ सच बता दिया। दरअसल में सालों पहले विजय को एक माइनर हार्ट अटैक आया था और ये सारी बातें उसने मेडिकल रिपोर्ट में लिख दी थी, जिस वजह से विजय को ट्रायथलॉन चैंपियनशिप से बाहर कर दिया गया था। यहाँ पर विजय उनके सामने बहुत ज्यादा गिड़गिड़ाता है कि उसके पास सिर्फ एक मौका है कि वो दुनिया के सामने साबित कर सके, लेकिन उसे वो मौका नहीं दिया जाता है। घर पहुंचकर विजय बहुत रोता है, क्योंकि 4 महीने तक उसने इस ट्रेनिंग को कंप्लीट किया था और अब वो जब पूरी तरह से रेडी था तो उसे बाहर कर दिया गया था। बाद में अगले दिन वो अपनी बेटी से मिलता है। बेटी इस बार उन्हें फुल सपोर्ट देती है और कहती है कि आप हमेशा बहुत जिद्दी थे। माँ को आपका यही जिद्दीपन बहुत अच्छा लगता था। जब माँ को शुरुआती कैंसर हुआ था और जब आपकी स्विमिंग की चैंपियनशिप थी और जब आपको पता लगा था तो आप वापस आ गए थे, लेकिन जब ये बात माँ को मालूम चली कि आपने कंपटीशन में हिस्सा नहीं लिया है तो उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगा था और वो ये सारा ब्लेम अपने ऊपर ले रही थी। माँ हमेशा यही चाहती थी कि उनके जाने के बाद भी आप अच्छे से जिएं और वो सब कुछ करे जब वो नहीं कर पाए हैं। अब क्योंकि विजय का आदित्य बहुत ही अच्छा दोस्त बन चुका था और आज ही ट्रायथलॉन चैंपियनशिप थी, इसलिए वो उसे सपोर्ट करने के लिए वहां जा रहा था। विजय के सारे दोस्त भी विजय के साथ वहां जाते हैं, जबकि किसी का भी वहां जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, क्योंकि विजय इस कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले रहा था।
यहाँ पर आदित्य के कारण विजय को आना पड़ा क्योंकि उसने उसे बहुत सपोर्ट किया था। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि ट्रायथलॉन चैंपियनशिप में चीफ गेस्ट के रूप में मिनिस्टर की एंट्री होती है और इस मिनिस्टर को मिसेस बख्शी बहुत अच्छे से जानती है। दरअसल में मिसेस बख्शी मिनिस्टर की मां की नर्स हुआ करती थी, जिस वजह से उनके बीच में काफी अच्छी दोस्ती भी है। और यहाँ पर मिसेस बख्शी मिनिस्टर को विजय के बारे में सब कुछ बता देती है कि विजय की मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल होने के बावजूद उसे ट्रायथलॉन चैंपियनशिप से बाहर कर दिया गया है। ये सुनने के बाद मिनिस्टर तुरंत ही उसे रजिस्ट्रेशन नंबर देते हैं और ट्रायथलॉन चैंपियनशिप में हिस्सा लेने का मौका भी देते हैं। ये सुनने के बाद विजय को बहुत अच्छा लगता है और वो मिसेस बख्शी को थैंक यू कहते हैं। आखिर मिसेस बख्शी यहाँ पर विजय की बहुत अच्छी दोस्त होती है। तो ट्रायथलॉन चैंपियनशिप स्टार्ट होती है। शुरुआत में स्विमिंग थी और विजय बहुत ही अच्छी स्विमिंग कर रहा था। अचानक से हम देखते हैं कि आदित्य जो है उसे कुछ प्रॉब्लम हो जाती है और वो पानी में डूबने लगता है। तभी विजय वापस जाता है और उसकी मदद करता है और उसे सपोर्ट देकर आगे ले जाता है। 1.5 किलोमीटर की स्विमिंग के बाद 40 किलोमीटर की साइकिलिंग थी और साइकिलिंग के लिए भी पूरी तरह से रेडी था। आदित्य स्विमिंग में थोड़ा वीक था, लेकिन जैसे तैसे वो बाहर तो आ जाता है, लेकिन आगे जाकर साइकिलिंग में वो सब कुछ कवर कर लेता है। और यहाँ पर विजय की साइकिलिंग में हालत टाइट होने लगती है। उसे बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी और सांसें भी भर आने लगी थी, जिस वजह से उसे ऐसा लग रहा था कि शायद वो इस चैंपियनशिप को कंप्लीट ना कर पाए। और कहीं ना कहीं फली और उसके दोस्तों को भी ऐसा लगने लगा था कि वो ये नहीं कर पाएगा। तभी फली विजय के पास जाता है और उसे वो हेडफोन देते हुए उस सॉन्ग को प्ले करता है जो सॉन्ग उसकी बीवी सुनाया करती थी। और इस सॉन्ग को सुनते सुनते विजय यहाँ पर बहुत ही अच्छी साइकिलिंग कंप्लीट कर लेता है। आखिर में 10 किलोमीटर की रनिंग बची हुई थी, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा हार्ड थी क्योंकि यंग लड़के भी इसमें फेल हो जाया कर रहे थे। तो फिर विजय किस खेत की मूली है। आदित्य जैसे तैसे इस चैंपियनशिप को कंप्लीट कर लेता है और उन्हीं के पीछे विजय भी था, जो कि बहुत ही ज्यादा गंभीर हालत में इस चैंपियनशिप को कंप्लीट कर लेता है। ये देखकर सभी लोग हैरान थे और विजय के परिवार वाले और उसके दोस्त बहुत ही ज्यादा खुश थे क्योंकि विजय ने ट्रायथलॉन चैंपियनशिप में सबसे ओल्डेस्ट पर्सन का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया था। तो वहीं आदित्य ने ट्रायथलॉन चैंपियनशिप में सबसे यंगेस्ट पर्सन का रिकॉर्ड ब्रेक किया था। बाद में विजय को 30 लाख रुपए का चेक दिया जाता है और इस खुशी वाले मोमेंट में वो अपनी वाइफ को याद करता है। विजय की आंखों में आंसू थे क्योंकि जो करना चाहता था वो उसने कर लिया था। तो दोस्तों, ये साल की सबसे प्रेरणादायक फिल्मों में से एक है। ये फिल्म आपको काफी इंस्पायर करती है। ये फिल्म देखते ही आप अपने मम्मी पापा को गले से लगा लेंगे, उनके बारे में सोचेंगे, उनके सपनों के बारे में सोचेंगे। ये फिल्म आपको काफी इमोशनल करती है, आपकी आंखों से आंसू आते हैं। इमोशंस को जिस तरह से फिल्म में दिखाया गया है वो वाकई आपको रुला डालता है। ये फिल्म आपको इस बात के लिए प्रेरणा दे देगी कि उठो और अपने सपनों के लिए कुछ करो। उठो और सालों से जिस काम को टालते आ रहे थे उसको करो। इस तरह की फिल्में सिर्फ हमें एंटरटेन नहीं करती, बहुत कुछ देकर जाती है। और ये जो बहुत कुछ होता है ये हमें और कहीं नहीं मिल पाता, बहुत तलाशने पर भी। इस फिल्म को देखने की 1000 वजह हैं और ना देखने की एक भी नहीं। बात करें अनुपम खेर की, तो अनुपम खेर ने इस किरदार को जिस तरह से निभाया है वो सिर्फ वही कर सकते हैं। वो आपको विजय ही लगते हैं और यही उनकी विजय है। जो जिद, जो जुनून, जो एनर्जी वो 69 साल में दिखाते हैं वो काबिले तारीफ है। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान उनके कंधे में चोट भी लगी थी, लेकिन उन्होंने शूटिंग जारी रखी थी। वो आज की जनरेशन के बच्चों के साथ भी इस फिल्म में गजब की ट्यूनिंग बैठाते हैं और आज की जनरेशन के लोग भी इस फिल्म से काफी कुछ सीख पाएंगे। अनुपम खेर के साथ इस फिल्म में आप हंसते हैं, उनके साथ रोते हैं, उनकी हार पर आपको हारा हुआ महसूस होता है और उनकी जीत पर आपको लगता है कि आपने कुछ जीत लिया है। यही एक कमाल के एक्टर की खूबी है कि आपको अपने किरदार में अपने साथ लेकर चलता है। चंकी पांडे ने भी कमाल का काम किया है। आपको उनका किरदार देखकर लगता है कि ऐसा दोस्त तो हमारे पास भी होना चाहिए जब हम 69 के होंगे। अनन्या पांडे के मम्मी पापा दोनों इन दिनों कमाल कर रहे हैं। रिवर्स नेपोटिज्म चल रहा है। जैसा कि चंकी पांडे ने कहा था, गुड्डी मारुति को स्क्रीन पर देखकर काफी अच्छा लगता है। उनका काम बहुत शानदार है। मिहिर आहूजा का काम अच्छा है। अनुपम खेर सरी के अभिनेता के साथ फ्रेम में टिक जाना ही बड़ी बात है। तो वहीं अक्षय रॉय और अब्बास टायरवाला के साथ मिलकर फिल्म को लिखा है और अक्षय ने फिल्म को डायरेक्ट किया है। अक्षय के डायरेक्शन को फुल नंबर मिलने चाहिए। उन्होंने न सिर्फ माँ बाप के सपनों पर फिल्म बनाई है, बल्कि इसे आज की पीढ़ी से भी जोड़ा है। उन्होंने इमोशंस को जिस तरह से कहानी में पिरोया है वो काबिले तारीफ है।
तो दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। मिलते हैं एक और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।